अब हम आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर, जो कि हमारे पास हमने पढ़े थे कार्सिनोमा। अब पीछे हम 4 से पढ़ के आ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो या तो पेपिलरी कार्सिनोमा होते हैं, या फिर फॉलिकुलर कार्सिनोमा होते हैं, या फिर हमारे पास एनाप्लास्टिक या मेड्यूलरी कार्सिनोमा, 4 तरह के कार्सिनोमा। अब हमने इसके बारे में पढ़ना होता है कि पैथोजेनेसिस किस किस तरह की हमारे पास हो चुकी हैं। अब पैथोजेनेसिस में हमने 3 तरह की पैथोजेनेसिस होती है। एक होती है रास पैथोजेनेसिस, या तो रास काइनेस पाथवे में पैथोजेनेसिस मतलब म्यूटेशन वगैरह हो जाए, या तो फिर हमारे पास प्रोटीन जो मैप काइनेस पाथवे वाला होता है, या फिर फॉस्फोडिटाइल आइनोसिटोल 3 काइनेस पाथवे वाला होता है। अब देखो इस तरह से क्या होता है कि एक रिसेप्टर होता है, उससे कोई ना कोई चीज़ आके बाइंड करती है, कोई भी हार्मोन वगैरह होते हैं वो इंट्रासेल्युलरली रास को एक्टिवेट करवाते हैं। रास जो होता है वो 2 तरह के पाथवे से, या तो PI3K को, PI3K PDK1 AKT, मतलब ये सारे के सारे जो होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं कोई भी पाथवे के, और फिर वो इंट्रासेल्युलरली DNA को एक्टिवेशन करवाते हैं, और फिर फाइनल हमारे पास कहते हैं सेल ग्रोथ होता है, अल्टर जीन एक्सप्रेशन इंक्रीज ग्रोथ। अब अगर फर्स्ट कोई भी म्यूटेशन रास में हो जाए, कोई म्यूटेशन हमारे पास इस वाले पाथवे में हो जाए, तो उस म्यूटेशन की वजह से एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी और हमारे पास कार्सिनोमा की कंडीशन होगी। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में, तो पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा में जो म्यूटेशंस आ रही हैं वो 2 जगह पे आ रही होती है। एक तो हमारे पास क्या है, ये जो रेड रिसेप्टर है इसमें म्यूटेशन आ रही है, और दूसरी इसमें ज़्यादातर जो रेड रिसेप्टर के अंदर म्यूटेशन आ रही है वो हो रही है रीअरेंजमेंट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही होती है, और ये न्यूरोट्रॉफिक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स की भी म्यूटेशन हो रही होती है। इसके साथ रेड के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, न्यूरोजेनिक ट्रॉफिक टायरोसिन पाथवे, जो कि हमने इधर पढ़ा है कि रेड, और NTRK1 जो कि न्यूरोजेनिक ट्रॉफिक टायरोसिन काइनेज पाथवे में होती है। दूसरा हमारे पास क्या देखा गया है, हमने ये देखा है कि पॉइंट म्यूटेशन देखी गई है इन द ब्राफ। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर पॉइंट म्यूटेशन हुई है, दूसरा पेपिलरी कार्सिनोमा के अंदर रेड की म्यूटेशन हुई है। ये दोनों के दोनों पेपिलरी कार्सिनोमा की तरफ हमारे पास आ जाते हैं। उसके साथ एक और दूसरे ट्यूमर की तरफ आए तो हमारे पास आ जाता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा। एक्चुअली पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द थायरॉयड है। फिर हमारे पास आ जाता है फॉलिकुलर कार्सिनोमा। फॉलिकुलर कार्सिनोमा में क्या होता है, देयर इज़ म्यूटेशन इन द रास और डाइवर म्यूटेशन इन द रास, एंड देयर इज़ द म्यूटेशन इन द PI3 AKT में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, एंड देयर इज़ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द PTEN। अब अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पे, अगर हम देखें तो इस वाले पॉइंट में क्या है, हमने पीछे पढ़ा है कि जो PI3K है इसमें गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन यानी फॉलिकुलर कार्सिनोमा में हो रहा होता है, और दूसरा P10 जो होता है वो इस पाथवे को इनहिबिट करवाने में इन्वॉल्व होता है। अब P10 जो है वो उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी, जो नॉर्मल अपना फंक्शन लॉस कर चुका है तो ये इसको स्टॉप नहीं कर पाएगा, तो ये पाथवे इनक्रीज चला जाएगा नीचे की तरफ। और उसके साथ साथ एक म्यूटेशन हमने रास के अंदर भी पढ़ी, ये हमने फॉलिकुलर म्यूटेशंस पढ़ी कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा इन म्यूटेशन की वजह से होता है। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा या तो हमारे पास डिनोमो यानी कि न्यूली सिंथेसाइज होगा, डायरेक्ट एडिनो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में चला जाएगा, या फिर क्या होता है कि या तो पेपिलरी या फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो होता है वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। इसमें 2 तरह की म्यूटेशन देखी गई है, देयर इज़ अ रास एंड PI3 के म्यूटेशन जो होती है वो कॉमन होती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ ये देखा गया है, देयर इज़ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन TP53 जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। TP53 नॉर्मली क्या होता है, वो कैंसर को इनहिबिट करवाने में इन्वॉल्व होता है। अब इसकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो कैंसर की इनिबिशन नहीं हो और वो एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा में डेवलप हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि मेड्यूलरी कार्सिनोमा। अब अभी जो हमने पीछे वाले कार्सिनोमा पढ़े हैं, जेर पेपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा या एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा, ये तीनों के तीनों फॉलिकुलर एपिथेलियम से अराइज होते हैं। लेकिन मेड्यूलरी कार्सिनोमा की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आता है पेरा फॉलिकुलर सेल्स। अब हमें पता है इस तरह से थायरॉयड ग्लैंड होता है, उसके अंदर फॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं, और इस तरह से पेरिफॉलिकुलर सेल्स भी 4 ऊपर से प्रेजेंट होते हैं। तो जो फॉलिकुलर सेल्स से अराइज हो रहे होंगे वो एनाप्लास्टिक होंगे, पेपिलरी भी हो सकते हैं, फॉलिकुलर भी होंगे, लेकिन जो पैराफॉलिकुलर सेल से अराइज हो रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं मेड्यूलरी वाले। अब पैराफॉलिकुलर सेल्स के मेड्यूलरी सेल पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड के जो रेड रिसेप्टर होंगे उनके अंदर म्यूटेशन की वजह से मेड्यूलरी थायरॉयड कार्सिनोमा होगा। उसके साथ साथ एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल एंडोक्राइन सिंड्रोम, मतलब कि न्यूप्लेजिया, डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इंक्लूड करवाएंगे न्यूप्लेजिया, उसके भी चांसेस जो होते हैं मेड्यूलरी कार्सिनोमा के डेवलप होने में होते हैं। और इन चारों म्यूटेशंस के साथ साथ समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल करवाते हैं। 2 तरह की बातें, या तो हमारे पास क्या होता है एक्सपोजर टू द रेडिएशन, और दूसरा आयोडीन की कंसनट्रेशन। आयोनाइजेशन रेडिएशन कुछ ऐसे हमारे पास पता लगा कि जो लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन के ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वो पेपिलरी कार्सिनोमा की डेवलपमेंट में ज़्यादा हमारे पास चांसेस को इंक्रीज़ करवा होते हैं। दूसरा जो आयोडीन की डेफिशिएंसी में होते हैं वो फॉलिकुलर कार्सिनोमा में डेवलप हो जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ कि जो पेपिलरी मतलब एक अलग अलग कार्सिनोमा, इनमें म्यूटेशंस तो ये सारी हमने पढ़ ली, लेकिन इनके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके बेसिस पे हम इनको किस तरह से डिफाइन करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी।